नमस्कार दोस्तों। ये करंट है, ठीक है ना, राजस्थान की। तो इसको ऐसे मत लेना कि भाई चलो ये तुम ये 2024 में हो या फिर 2023 में पढ़ रहे हो या फिर 2025 में पढ़ रहे हो, कि नहीं यार ये तो पुरानी हो गई, ये तो नहीं आएगा। नहीं भाई, ये अपन ने चैप्टर ही इस प्रकार का उठाया है जो क्या है कि समय के हिसाब से पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये जो करंट है ना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये दिन के हिसाब से नहीं है कि भाई इस दिन क्या घटित हुआ, इस दिन क्या घटित हुआ, नहीं वो नहीं है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 1 साल बाद में लगे या फिर 2 साल बाद में लगे, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। जैसे कि ये बताइए किसको वेटलैंड घोषित किया गया है, ठीक है ना, उदयपुर। तो यहाँ से कुछ किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छी तरह से देखेंगे। यूनेस्को ने उदयपुर को घोषित किया वेटलैंड सिटी। किसको घोषित किया है? वेटलैंड सिटी उदयपुर को घोषित किया है। किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। क्या घोषित किया है? वेटलैंड सिटी। वेटलैंड सिटी। दुनिया में ऐसे मात्र 31 शहर है। देश से यह उपलब्धि पाने वाला इंदौर के साथ पहला। देश से यह उपलब्धि पाने वाला इंदौर के साथ पहला। पर्यटन को मिलेगी मजबूती। ठीक है। आखिर यूनेस्को के रामसर ने झीलों के शहर उदयपुर को दुनिया के वेटलैंड सिटी में शामिल कर दिया है। ये जितने भी वेटलैंड है ना ये सब एकदम मुझे याद होना चाहिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आखिर यूनेस्को के रामसर ने झीलों के शहर उदयपुर को दुनिया की वेटलैंड सिटी में शामिल कर दिया है। झीलों के शहर उदयपुर को दुनिया के वेटलैंड सिटी में शामिल कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर ने भी यह उपलब्धि पाई है, यानी कि दोनों ये संयुक्त रूप से है, एक तो इंदौर और एक उदयपुर। ठीक है, दोनों मध्य प्रदेश का इंदौर उदयपुर को दुनिया की वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर ने भी यह उपलब्धि पाई है। दोनों यह खिताब पाने वाले देश के एकमात्र शहर हैं, यानी कि एक तो उदयपुर और एक इंदौर। इंदौर किसका शहर है? मध्य प्रदेश का। दुनिया में अब तक 31 वेटलैंड शहर हो गए हैं। ठीक है भाई, कितने हो चुके हैं वो पूछ सकता है। बताइए कितने वेटलैंड शहर है? 30, 31, 32, 33, 31। अब उदयपुर में झील पक्षियों आदि के संरक्षण के लिए काम होंगे। उदयपुर हेरिटेज, कला संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट, झील और महलों के लिए मशहूर है। अब यह तमगा और मिलने से शहर को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। अब उदयपुर में झील पक्षियों आदि के संरक्षण के लिए काम होंगे। उदयपुर हेरिटेज, कला संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट, झील और महलों के लिए मशहूर है। किस किस के लिए? उदयपुर हेरिटेज, है ना, हेरिटेज। और ये बात सही है, जैसे कि भारत में अगर कोई वीआईपी या फिर वीवीआईपी शादी वगैरह हो रही है ना, तो वो ज़्यादातर है ना उदयपुर को बुक करवाते हैं भाई, उदयपुर को चुनते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था बढ़िया है। ठीक है ना, आलीशान महल है, आलीशान व्यवस्था है। भारत भारत की बात कर रहा हूँ। भारत के साथ साथ विदेशी भी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था और ये राजमहल बढ़िया अवस्था में है, और बढ़िया एकदम 5 सितारे 7 सितारा होटल है। जो भी बढ़िया बढ़िया जो होती है ना शादी, ठीक है ना, बड़ी बड़ी हस्तियों की, तो वो विदेश को ना चुन के उदयपुर को चुनते हैं। जैसे कि ये पीवी सिंधु की अभी शादी हुई तो उसने उदयपुर को ही चुना था। ऐसे है, और काफ़ी है। अब उदयपुर में झील पक्षियों आदि के संरक्षण के लिए काम होंगे। उदयपुर हेरिटेज, कला संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट, झील और महलों के लिए मशहूर है। अब यह तमगा और मिलने से शहर को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। इससे टूरिज्म में भी नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी बनाए जाने की पुष्टि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। अब ये बात दे लेना ध्यान से कि भाई ये बता, ये जो कौन है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, भू, ठीक है ना, भूपेंद्र यादव। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव की सोशल मीडिया पोस्ट हुई। बता दें कि प्रशासन और वन विभाग ने करीब 1.5 साल पहले वर्ष 2023 में उदयपुर के साथ ही जिले के मैनार को 1.5 साल पहले वर्ष 2023 में उदयपुर के साथ ही जिले के मैनार को
ये मैनार को वेटलैंड घोषित कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। राज्य सरकार के जरिए इसे केंद्र सरकार के पास भिजवाया गया। केंद्र ने यूनेस्को की ओर से स्थापित रामसर कन्वेंशन को भेजा, जहां से मंजूरी मिली है। किसकी बात है? मैनार को। 2023 में उदयपुर के साथ ही जिले के मैनार, ये क्या है यार, इसका पता नहीं है। मैनार मैनार को वेटलैंड घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। राज्य सरकार के जरिए इसे केंद्र सरकार के पास भिजवाया गया। केंद्र ने यूनेस्को की ओर से स्थापित रामसर कन्वेंशन को भेजा, वहां से मंजूरी मिली। 1.5 साल से जारी थे प्रयास। हमारे यहाँ कई झीलें प्रवासी पक्षियों के लिए भी मुफीद। ठीक। चीन के सबसे ज़्यादा 9 शहर। अर्जेंटीना से टेलब, बेल्जियम से मैकलेन, बोत्सवाना से कसाने कंजूगुला साकावे, चिली का वाल्डीविया, चीनी के चोंगमिंग, डाली, पूंजी, हांगजो, जियांग, लासा, सूजा, वांजाऊ, युयांग, फ्रांस के एविलियन, आर्स, एम्पीमनी, भारत के उदयपुर, इंदौर, ये आए हैं भाई। ईरान के बाबोन, बंदर की यासर, गडोमन, जापान का नागोया सिटी, मोरक्को का महेदा, फिलीपींस का बलंगा शहर, पोलैंड का पोंजान, कोरिया के गिम्बे, मुंगयोंग, सर्बिया का नोवी सैंड, स्विट्जरलैंड का जिनेवा और जिम्बाब्वे का विक्टोरिया फॉल्स वेटलैंड सिटी है। शहर के बीच पिछोला, फतेह सागर, गोवर्धन सागर कहाँ है? उदयपुर। ये बड़ी आदि झीलें हैं। पिछोला झील है ना, पिछोला, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, बड़ी आदि झीलें हैं। जिले के मैनार को वर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। जिले के मैनार को वर्ड विलेज, ये गांव है भाई मैनार, है ना, ये मैनार गांव है। आई बात समझ में? ये मैनार गांव है। जिले के मैनार को बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ हज़ारों प्रवासी पक्षी आते हैं, है ना, बर्ड पक्षी। जिले के मैनार को, ये मैनार गांव है ना, ठीक है ना, मैनार को बर्ड विलेज यानी पक्षियों का गांव ये पूछ सकता है वो अपन से, बताइए पक्षियों का गांव कौन है? क्योंकि अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए कि भाई पक्षियों का विलेज किसे कहा गया, जिसे अभी वेटलैंड घोषित किया गया है, मैनार। हर साल यहाँ हज़ारों प्रवासी पक्षी आते हैं। कुछ प्रजातियाँ तो यहाँ की आबो हवा इतनी रास आती है कि वे यहीं के होकर रह गए हैं। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार रात ट्वीट पर लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि भारत में पहली बार इंदौर और उदयपुर की दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि पारिस्थितिकी संरक्षण से समझौता किए बिना शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के प्रयासों को दर्शाती है। इसका श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। दोनों राज्य व शहरों को बधाई भी दी। झीलें और प्रवासी पक्षी सुरक्षित होंगे, फंड मिलेगा। झीलें और प्रवासी पक्षी सुरक्षित होंगे, फंड मिलेगा। इस खिताब के बाद झीलों का संरक्षण होगा। गंदगी को रोकने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास होंगे। अतिक्रमण की गतिविधियों पर सख्ती बढ़ेगी। झीलों के बैक वाटर में टापू बनाए जाएंगे। झीलों के बैक वाटर में टापू बनाए जाएंगे। इस पर देश विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षी रह सकेंगे। पर्यटन बढ़ाने के लिए अब अलग अलग स्तर पर उदयपुर की अब लेक सिटी के साथ वेटलैंड सिटी के रूप में भी मार्केटिंग की जाएगी। लेक सिटी के साथ वेटलैंड सिटी के रूप में मार्केटिंग की जाएगी। ठीक है ना, मार्केटिंग। इन सभी कामों के लिए अतिरिक्त फंड भी मिलेगा। अभी राज्य व केंद्र से ही पैसा मिलता था, अब विदेश से भी फंड आना संभव है। अच्छा, ये है भाई। यूनेस्को ने उदयपुर को घोषित किया वेटलैंड सिटी। दुनिया में ऐसे मात्र 31 शहर। देश में यह उपलब्धि पाने वाला इंदौर के साथ पहला। पर्यटन को मिलेगी मजबूती। एक तो इंदौर है और एक उदयपुर है। उदयपुर में कौन सा है? मेडार है, मेडार विलेज गांव एरिया। देख किधर गया,
शहर के बीच में पिछोला, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, बड़ी बड़ी आदि झीलें हैं। जिले के मैनार को वर्ल्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। जिले के मैनार को, ठीक। यहाँ से आएगा क्वेश्चन भाई, ध्यान देना इस बात पे। यूनेस्को ने उदयपुर को घोषित किया वेटलैंड सिटी। दुनिया में से मात्र 31 शहर। देश में यह उपलब्धि पाने वाला इंदौर के साथ पहला। पर्यटन को मिलेगी मजबूती। ठीक, एक तो इंदौर और एक उदयपुर है। आगे चलते हैं। ठीक, ये तो हो गया ना 31 शहर, मेडार, उदयपुर और इंदौर। यूनेस्को, 31 वेटलैंड। आगे आ जा। प्रदेश की खेती की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार की तैयारी। इजराइल की तर्ज पर किसानों को मिलेगा 40,000 से 2 लाख तक का अनुदान। 40,000 से 2 लाख तक का अनुदान। देखते हैं भाई क्या है इसमें। प्रदेश के युवाओं का खेती की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए सरकार ने अब इजराइल की तर्ज पर सिंचाई में ऑटोमेशन व फर्टिगेशन तकनीक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के युवाओं का खेती की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए सरकार ने अब इजराइल की तर्ज पर सिंचाई में ऑटोमेशन व फर्टिगेशन तकनीक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना की मंजूरी के बाद उद्यान विभाग ने प्रदेश के किसानों से ऑटोमेशन, फर्टिगेशन व समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना लागू करने के लिए प्रत्येक जिले से आवेदन मांगे। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मंजूर किए जाएंगे। ये हाईटेक तकनीक खेती में लागू होने से बिजली, पानी व खाद की बचत होगी, है ना, खाद की बचत होगी। दूसरा, कम समय व खर्चे में खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। गाइडलाइन के अनुसार प्रथम चरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना को छोड़कर ऑटोमेशन व फर्टिगेशन तकनीक लागू की गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना को छोड़कर ऑटोमेशन व फर्टिगेशन तकनीक लागू की गई है। आवेदन किसान के पास ड्रिप व मिनी फव्वारा होना चाहिए। ड्रिप व मिनी फव्वारा होना चाहिए तथा संबंधित ब्लॉक व जिले में 10 साल से खेती कर रहा हो। 10 साल से खेती कर रहा हो। इसके लिए कृषक साथी कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, ये योग्यता है भाई, देखें क्या क्या योग्यता है, यानी कि अर्हता क्या क्या है। आवेदन किसान के पास ड्रिप और मिनी फव्वारा होना चाहिए, एक तो ये है। और ब्लॉक व जिले के 10 साल से खेती कर रहा हो। ब्लॉक व जिले में 10 साल से खेती कर रहा हो। ब्लॉक व जिले में 10 साल से खेती कर रहा हो ब्लॉक व जिले में। ठीक है, ड्रिप होना चाहिए, फव्वारा होना चाहिए, 10 साल से खेती कर रहा हो। इसके लिए कृषक साथी कृषक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषक साथी कृषि विभाग के, ठीक है, ये हो गया भाई। किस पे ऑनलाइन करेगा वो? इस पे करेगा, कृषक साथी कृषि विभाग के। कृषक साथी कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इजराइल राजस्थान का भौगोलिक वातावरण का एक समान। इजराइल राजस्थान भौगोलिक वातावरण एक समान। राजस्थान और इजराइल दोनों ही शुष्क क्षेत्र हैं, जहां पानी की मात्रा कम होने के कारण वर्षा आधारित पानी पर ही फसल निर्भर रहती है। इन्हीं समस्याओं के चलते राजस्थान और इजराइल सरकार के बीच लगातार संवाद होता रहा। इजराइल ने तकनीक का इस्तेमाल कर भौगोलिक विपरीत परिस्थिति को अनुकूल बनाकर पैदावार ली है। प्रदेश सरकार भी उसी तकनीक का लाभ अपने किसानों को उपलब्ध करवा रही है। अधिकतम 5 हेक्टेयर के लिए ले सकेंगे अनुदान। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर का मतलब यार पढ़ा था यार कि 1 हेक्टेयर में कितनी बीघा होती है। शायद 1 हेक्टेयर में 4-5 बीघा है या फिर 10-12 बीघा है। हेक्टेयर काफ़ी बड़ा होता है भाई। हेक्टेयर का मतलब है लंबाई और चौड़ाई। इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई के क्षेत्रफल को हेक्टेयर बोलते हैं। जब 100 मीटर तो नहीं है, ज़्यादा है ना, ये ध्यान नहीं है भाई। 5 हेक्टेयर के। 1 हेक्टेयर किसे कहते हैं, अगर ये पता चल जाएगा ना तो ये भी पता चल जाएगा ना कि भाई 1 हेक्टेयर किससे मिलके बना होता है। अधिकतर 5 हेक्टेयर के लिए ले सकेंगे अनुदान। ऑटोमेशन कंपोनेंट में प्रदेश के किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये अनुदान मिलेगा।
40,000, यानी कि कुल इकाई लागत का 25% किसान को वहन करना होगा। वहीं 75% राशि सरकार जमा करवाएगी, 25% किसान देगा भाई। यानी कुल इकाई लागत का 25% किसान को वहन करना होगा, वहीं 75% राशि सरकार जमा करवाएगी। इस योजना में किसान अधिकतम 5 हेक्टेयर के लिए 2 लाख रुपये अनुदान ले सकते हैं। इस योजना में किसान अधिकतम 5 हेक्टेयर के लिए, अधिकतम 5 हेक्टेयर के लिए, हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा ये। ऐसे नहीं है कि भाई जैसे कि किसी की 2 हेक्टेयर है तो उसको 2 लाख मिल जाएंगे, नहीं, अधिकतम 5 हेक्टेयर, अधिकतम 2 लाख है ये, इससे ज़्यादा नहीं है। 2 लाख रुपये का अनुदान ले सकते हैं। इस तकनीक में कंट्रोलर, सेंसर, सोलोनाइड, वॉल्व, फिल्टर्स व अन्य माध्यमों से ड्रिप सिंचाई संयंत्रों का स्वचालन किया जाता है ताकि किसान उन्नत तकनीकी अपनाकर अधिक से अधिक लाभ ले सके। ये है भाई। जब इसमें ध्यान देने बात यही है कि 40,000 रुपये अनुदान मिलेगा और 25% यानी 25% किसान वहन करेगा, 75% सरकार देगी, 5 हेक्टेयर हो अधिकतम, 2 लाख अधिकतम सहायता देगी। ठीक, हेक्टेयर के हिसाब से मिलेंगे रुपये। और इजराइल राजस्थान का भौगोलिक वातावरण एक समान, और कोई वो नहीं है इसमें ना, बस यही है, ये योग्यता है। और ये कि भाई उसके पास ड्रिप और मिनी फव्वारा होना चाहिए। ठीक है। 40,000 से 2 लाख तक, जब 2 लाख तक ये हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा ना, अधिकतम 5 हेक्टेयर और 2 लाख। अब ये पता नहीं है कि एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर कितने बीघे से मिल के बनता है। ऐसे है, एक हेक्टेयर शायद कुछ वर्ग किलोमीटर, जैसे कि ये एक हेक्टेयर है तो लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, वो संख्या का पता नहीं है कि भाई इतने से इतने की जो होती है, जैसे कि 1 किलोमीटर है या फिर कुछ ऐसे है ना, तो वो हेक्टेयर कहलाता है, कुछ ऐसे है, पता नहीं, शायद ध्यान नहीं है ना। शायद 4-5 बीघे से, या फिर 2 बीघे, या फिर ढाई ढाई बीघा का शायद, या तो 1.5 बीघा है या फिर 2.5 बीघा है का 1 हेक्टेयर बनता है, शायद कुछ ऐसे है, क्लियर पता नहीं है ना। ठीक, ये हो गया भाई। इजराइल की तर्ज पर किसानों को मिलेगा 40,000 से 2 लाख तक का अनुदान। ठीक है। इसमें वो यही पूछेगा कि भाई आवेदक के पास क्या होना चाहिए, ड्रिप होनी चाहिए और मिनी फव्वारा होना चाहिए, और 10 साल तक खेती कर रहा हो ब्लॉक या ज़िले में, और किसान 25% देगा, सरकार 75% देगी। वो ही पूछेगा, बताइए ये इजराइल की पद्धति के हिसाब से है, इसमें सरकार कितना अनुदान देती है, 75% देती है भाई, और 5 हेक्टेयर तक अधिक तक। भाई चाहे किसी किसान के पास ज़्यादा अगर खेती है, ज़्यादा अगर ज़मीन है, 10 हेक्टेयर 15 हेक्टेयर, तो भाई उन पे नहीं, वो उतना ही मिलेगा, 2 लाख ही, अधिकतम 2 लाख। ठीक, 5 हेक्टेयर पर। आगे चलते हैं। 25,000 नंद घर और बनेंगे, सरकार का वेदांत समूह के साथ MOU। नंद घर, ठीक है, नंदगम, ये दिया कुमारी है, दिया कुमार उप मुख्यमंत्री, और एक और उप मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र बैरवा। ठीक, कैलाश चंद्र बैरवा। राज्य सरकार ने वेदांत समूह से MOU किया है। इसके अंतर्गत राज्य में 25,000 नए नंद घर स्थापित किए जाएंगे। नंद घर राइजिंग राजस्थान के दौरान समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इसकी घोषणा की। राइजिंग राजस्थान के दौरान समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इसकी घोषणा की थी। वेदांत समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ किए गए MOU पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव महेंद्र सोनी और नंदघर वेदांत के CEO शशि सरोड़ा ने हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उपस्थित रही। राज्य की महिलाओं और बच्चों के उज्जवल और स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए नंदघर स्थापित किए जाएंगे। सरकार का MOU करने का उद्देश्य कुपोषण से मुक्ति और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देना है। अरोड़ा ने कहा कि अब तक 15 राज्यों में 7,000 से अधिक नंदघर स्थापित किए जा चुके हैं। 15 राज्यों में 7,000 से अधिक। इससे 2.80 लाख बच्चों और 2.10 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। प्रत्येक नंदघर में स्मार्ट लर्निंग टूल्स, डिजिटल सुविधाएं, बिजली, स्वच्छ पेयजल, काट दिया है इसने, कम दिया है इसमें ना, ये मिलेगा भाई, 25,000 मिलेंगे, 25,000 नंदघर।
25,000 नंद घर और बनेंगे। सरकार और वेदांत समूह के साथ एमओयू, वो पूछेगा बताइए नंद घर जो योजना है उसके तहत सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है? वेदांता समूह है। ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, अगर अध्यक्ष होता ना तो इम्पोर्टेंट हो सकता था, ये तो नहीं पूछेगा भाई वो। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव महेंद्र सोनी। नंद घर वेदांत के सीईओ शशि अरोड़ा ने हस्ताक्षर किए हैं, शशि अरोड़ा ने। और नहीं है, आगे चलते हैं ना। वेदांता समूह ये पढ़ चुके हैं अपन ना, अभी पढ़ा है। आगे चलते हैं। मनीष चंद्रा को बनाया मुख्य आयकर आयुक्त। मनीष चंद्रा को बनाया मुख्य आयकर आयुक्त। भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मनीषा चंद्रा को मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मनीष चंद्रा को मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। फिलहाल चंद्रा उदयपुर में प्रधान आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत है। 1992 बैच की IRS अधिकारी मनीष चंद्रा के पति अमृत कलश राजस्थान में IPS रह चुके हैं। चंद्रा के अलावा रंजीत सिंह को भी मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। रंजीत सिंह को भी, चंद्रा के अलावा रंजीत सिंह को भी मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त बनाया गया है। ठीक है ना। चंद्रा ही चंद्रा नहीं है भाई, ये रंजीत सिंह, ये भी ध्यान पता होना चाहिए इसका। चंद्रा के अलावा रंजीत सिंह को भी मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। चंद्रा के अलावा रंजीत सिंह को भी। चंद्रा, ठीक, मुख्य आयकर आयुक्त। भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मनीषा चंद्रा को मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। मुख्य आयकर आयुक्त। फिलहाल चंद्रा उदयपुर में प्रधान आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत है। 1992 बैच की IRS अधिकारी मनीषा चंद्रा के पति अमृत कलश राजस्थान में IPS रह चुके हैं। चंद्रा के अलावा रंजीत सिंह को भी मुख्य आयकर आयुक्त। रंजीत सिंह और चंद्रा क्या है ये? मुख्य आयकर आयुक्त। मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर यानी कि इनकम टैक्स। मुख्य आयकर आयुक्त। मुख्य आयकर आयुक्त कौन कौन है? एक तो रंजीत सिंह है ना, और ये है मनीषा चंद्रा। मनीषा चंद्रा, मनीषा, अगर वो घुमाना चाहेगा ना तो इस प्रकार से देगा वो क्वेश्चन, जैसे कि मनीषा चंद्रा, दीपिका चंद्रा, गोयल चंद्रा, ठीक है ना, शशि चंद्रा, इस प्रकार से देगा वो ऑप्शन। चंद्रा चंद्रा सब में लगा देगा तो मामला बैठ जाएगा भाई। मनीषा चंद्रा। और दूसरा कौन सा है? रंजीत सिंह। पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा भरतपुर। देखते हैं इसमें क्या है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भरतपुर में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित विकास कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि भरतपुर को पर्यटन स्थल के हब के रूप में विकसित किया जा सके। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर की बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब सभी बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के कार्य किए जा चुके हैं। नीचे तोड़िए, और नीचे नहीं है ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब सभी बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के कार्य किए जा चुके हैं। भरतपुर से शुरुआत करते हुए प्रदेश में पहली बार सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किया गया है। मतलब भरतपुर से शुरुआत करते हुए प्रदेश में पहली बार सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए, भरतपुर से शुरुआत करते हुए प्रदेश में पहली बार सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किया गया है। भाई ध्यान देना इस पे। कर्मशिला भवन, भाई कर्मशिला भवन क्या है? कर्मशिला भवन वो है जो सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए, सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए, ठीक है ना, कर्मशिला भवन। कर्मशिला भवन भरतपुर से शुरुआत करते हुए प्रदेश में पहली बार सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किया गया है। इसके लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है।
जब ये बता, ये जो कर्मशिला भवन है ये बनेगा कहाँ हैं? ये बनेगा कहाँ? ये शायद जयपुर में बनेगा यार, गारंटी से। वही सभी विभागों को एक साथ तभी लाया जा सकता है क्योंकि ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट है वो जयपुर में ही है। जय भरतपुर से शुरुआत करते हुए प्रदेश में पहली बार सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का, है ना, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, नवाचार किया गया है। इसके लिए भूमि आवंटित किया जा चुका है, ये सही है। जनना अस्पताल को पुराने शहर से बाहर शिफ्ट करने, पशु चिकित्सालय एवं वेटनरी, पुराने शहर से बाहर शिफ्ट करने एवं पशु चिकित्सालय एवं वेटनरी कॉलेज को अन्यत्र शिफ्ट करने तथा विज्ञान केंद्र की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की है। ठीक। जनना अस्पताल को पुराने शहर से बाहर शिफ्ट करने, पशु चिकित्सालय एवं वेटनरी कॉलेज को अन्यत्र शिफ्ट करने। ये जब ये शिफ्ट वहाँ करेंगे जहाँ बढ़िया सुविधा हो, करेंगे तो भरतपुर में ही, लेकिन बढ़िया जगह जैसे कि ट्रेन भी आती हो, बस स्टैंड भी पास हो, वगैरह वगैरह, है ना, इस हिसाब से। भाई पहल का है, पुराना है, तो इस वजह से, है ना। और बढ़िया भवन बना दिया जाएगा। और ये जो है इनका जो भवन है, इनमें कोई और कॉलेज वगैरह खोल दिया जाएगा। ठीक। सरकार है, सरकार के पास सचिव होते हैं, सचिव होते हैं तो सचिवों के पास काफ़ी दिमाग होता है क्योंकि वो आईएएस अधिकारी होते हैं भाई। अब ये क्या है? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के उपलक्ष्य में गुरुवार को चित्रकला कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने, निर्वाचन अधिकारी कौन है भाई ये बता? मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन है, ये रही, श्री नवीन महाजन, नवीन महाजन, नवीन महाजन, ये है नवीन महाजन। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के उपलक्ष्य में, है ना, 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसका राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? श्री नवीन महाजन ने अवलोकन कर चित्रकारों द्वारा तैयार किए जा रहे चित्रों के थीम और संदेश पर चर्चा की। ठीक है। और ये क्या है? ईश्वर का है अनमोल उपहार, बेटी को मत समझो भार, ईश्वर का है अनमोल उपहार, बेटी को मत समझो भार, श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री। 24 जनवरी 2025 PCPNDT अधिनियम के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है। किस अधिनियम के तहत? PCPNDT, PC, है ना, PNDT, PCPNDT पूछेगा वो। बताइए, किसी गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है, किस अधिनियम के तहत? बताइए। PCPNDT, PCPNDT, PC, PCPNDT, सही है ना, PCPNDT। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है बता? 24 जनवरी है, ये 24 जनवरी होगा ना राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। ये बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भाई 26 जनवरी को तो सब जानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब 25 जनवरी को है ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक, पूछेगा वो, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, कि बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, या फिर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, संविधान दिवस, ठीक, वगैरह वगैरह। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, PCPNDT आ गया ना, PCPNDT। 1994 है भाई, ये 1994। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व
निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 PCPNDT के तहत गर्भ शिशु का लिंग परीक्षण चयन करना अथवा करवाना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। इस कृत्य के लिए 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। गर्भ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध। मुखबिर योजना के तहत 3 लाख रुपये तक का इनाम। भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना पर 3 लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा भाई। आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है तो टोल फ्री नंबर 104 108 व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ठीक, 104 और 108 108 एम्बुलेंस के भी लिए कॉल करते हैं अपन, 104 से याद कर सकते हैं। 3 लाख रुपए तक इनाम। भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना ये उनके लिए है जो जैसे कि कोई दुकान चला रहा है, प्राइवेट क्लिनिक वगैरह है, ठीक है ना, और वह काम कर रहा है, चाहे वह काम कर रहा है या करवा रहा है, दोनों से लिप्त है तो वो दोनों अपराधी है ना। लेकिन जो प्राइवेट क्लिनिक वगैरह खोल के भ्रूण परीक्षण करता है वगैरह, सख्त कार्रवाई होगी भाई। और जो करवाता है उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ठीक, मुखबिर योजना के तहत 3 लाख रुपये तक के नाम। भ्रूण लिंग परीक्षण की जब अपन से क्या पूछेगा, वो अपन से वो ये पूछेगा कि भाई पहले तो ये बता राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी 2025। और ये जो है ये भ्रूण लिंग परीक्षण किस अधिनियम के तहत कानूनी अपराध है? PCPNDT 1994। PCPNDT 1994। कितनी सज़ा का प्रावधान है? 3 से 5 वर्ष है और 10,000 से 1 लाख। 3 से 5 वर्ष, 10,000 से 1 लाख। 104 और 108 कॉल है, 104 और 108 यही तो पूछेगा वो। और मुखबिर योजना के तहत कितने रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है? 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। 3 लाख, ठीक, 3 लाख। PCPNDT 1994 3 लाख रुपए दिए जाएंगे मुखबिर योजना के तहत। और 3 से 5 साल की सज़ा है, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और ये 104 और 108 एम्बुलेंस के लिए भी कॉल करते हैं ना, जब 104 से याद रख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, IEC, राजस्थान जयपुर। अब भाई योजनाओं पे आ जाइए। ये योजना का तो यार ये वो अलग ही वीडियो होना चाहिए यार, तब बढ़िया रहेगा ये, है ना। कालीबाई महिला संबल शिक्षा सेतु योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण, इसको अलग ही बनाएंगे, है ना, अलग बनाएंगे इसको। जयपुर में नेशनल पैरा तीरंदाजी में युवा धनुर्धर पायल का शानदार प्रदर्शन। ये पायल है भाई, पायल। दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है। ये शीतल है, शीतल के हाथ नहीं है, पैर तो है शीतल के। शीतल को हरा दिया इसने, आई बात समझ में। शीतल को हरा दिया भाई इसने। देखते हैं धनुर्धर शीतल देवी को तो आप सभी जानते ही होंगे। पेरिस पैरालंपिक के पैर से तीर चलाते हुए देखा भी होगा। जम्मू कश्मीर की इस तीरंदाज ने पैरालंपिक के टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज। जब यार सुन भाई, स्वर्ण का पता है, स्वर्ण के बाद में रजत है, रजत के बाद में ये कांस्य है, तो ब्रॉन्ज कांस्य को ही बोलते हैं, हाँ यही है शायद भाई। रजत तो आ जाता, ब्रॉन्ज है ये, ब्रॉन्ज तो शायद यही है, कांस्य, है ना। ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब एक ऐसी तीरंदाज सामने आई है जिसके न दोनों पैर हैं और न ही दोनों हाथ। ये दो युवा धनुर्धर मुँह से तीर चलाती है। उनका नाम पायल नाग है। नाम भी तगड़ा है भाई, नाम के अनुसार काम है। पायल नाग, पायल नाग।
पायल ने जयपुर में चल रही नेशनल तीरंदाजी में शीतल को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। आई बात समझ में? जो शीतल भी हल्की भारी बात नहीं है भाई। शीतल ने पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है, पैरालंपिक में। ठीक है। करंट लगने से काटने पड़े थे हाथ पैर। पायल रायपुर उड़ीसा से है, उड़ीसा की है ये। पायल रायपुर उड़ीसा से है। कहती है कि मैं तीसरी क्लास में थी तब मुझे करंट लगा था। मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर काटने पड़े। बाद में मुझे आश्रम में छोड़ दिया था। बाद में मुझे आश्रम में छोड़ दिया था। अच्छा, ये गलत किया यार, आश्रम में क्यों छोड़ा? शीतल को ही पीछे छोड़ दिया पायल ने। शीतल को ही पीछे छोड़ दिया पायल ने। शीतल के कोच कुलदीप ने ही पायल प्यार से उसे गोरी बोलते हैं। शीतल के कोच कुलदीप नहीं, यानी कि जो शीतल का कोच है ना यार, ये कोच का बढ़िया काम है यार। शीतल के कोच कुलदीप ने ही पायल प्यार से उसे गोरी बोलते हैं, गोरी है। और आर्चरी सिखाई को आर्चरी। कुलदीप कहते हैं कि मेरी स्टूडेंट शीतल पैरालंपिक में मेडल जीत चुकी है, यानी कि दोनों का कोच एक ही है, मेडल जीत चुकी है। मैं एक ऐसे बच्चे की तलाश में था जिसके लिए मैं कुछ अलग कर सकूं। एक दिन सोशल मीडिया पर मैंने पायल की तस्वीरें देखी। मैंने उस आश्रम से पायल को अपने साथ भेजने को कहा। मैंने उस आश्रम से, ये गलत है ना कि अगर हाथ पैर करंट से अगर वो आकस्मिक घटना घटित हो गई तो वही आश्रम में दे दिया बच्ची को, ये गलत है। मैंने उस आश्रम से पायल को अपने साथ भेजने को कहा। वहाँ की हेड संस्कृति ने कहा बिना कलेक्टर की परमिशन के आप किसी बच्ची को अपने साथ नहीं ले जा सकते। सही बात है भाई। जब कलेक्टर से परमिशन ली, अब कलेक्टर तो परमिशन दे देगा ना, क्योंकि शीतल देवी को सब जानते हैं। कलेक्टर से परमिशन ली और पायल को अपने साथ वैष्णो देवी साइन बोर्ड में चल रही आर्चरी एकेडमी ले आए और यहाँ शुरू हुई पायल की आर्चरी क्लास। ये तगड़ा काम है। शीतल को ही पीछे छोड़ दिया पायल ने। जयपुर नेशनल पैरा आर्चरी में शीतल और पायल दोनों ही आई। खास बात यह है कि पायल ने कंपाउंड रैंकिंग राउंड में पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शीतल को पीछे छोड़ दिया। पायल 684-720 पहले और शीतल 674-720 दूसरे स्थान पर रही। पायल पहले है ना, पायल पहले और शीतल दूसरे स्थान पर रही। अच्छा, ये कोच का बढ़िया नाम है यार। क्या नाम है इसका? और देखते हैं। पायल मुझसे लिखती है, शीतल पैर से तीर ही नहीं चलाती, परीक्षा में पैर से ही। शीतल पैर से तीर नहीं चलाती, परीक्षा में पैर से ही लिखती है। पायल मुँह से तीर चलाती है तो लिखती भी मुँह से ही। पायल ने तीरंदाजी का राउंड पूरा करने के बाद मुँह से ही स्कोर शीट पर साइन किए। जैसे परफेक्ट उनके निशाने थे उसी तरह परफेक्ट नाम उन्होंने शीट पर लिखा। मालूम हो कि पायल के पंजों के बिना नकली पैर लगाए जाते हैं। इनसे पायल धनुष पकड़ती है। उनकी बहन पैर ऊपर करती है और धनुष में लगा तीर पायल के मुंह में रखती है। उनकी बहन धनुष में लगा तीर पायल के मुंह में रखती है। पायल के मैक्सिमम तीर परफेक्ट 10 पर लगते हैं। पायल के मैक्सिमम तीर परफेक्ट 10 पर लगते हैं। जब है ना, ये ऐसे है कि भाई वो घर वाले ना, आर्थिक स्थिति कमजोरी होगी। आई बात समझ में? भाई बहन का सो साथ मिल रहा है ना, बहन का साथ मिल रहा है, घर वालों का भी साथ मिल रहा है, लेकिन रह वो उसमें रही है क्योंकि वो इस वजह से रह रही है, शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पे आश्रम में। ठीक है ना, खाने पीने सोने रहने की शिक्षा वगैरह की व्यवस्था होगी और बच्चों भी होंगे, तो शिक्षा वगैरह की वजह से ही आश्रम में छोड़ा गया है, न कि इस वजह से कि भाई नहीं हमने बच्ची का त्याग कर दिया। ऐसे नहीं है ना, अपनी सोच गलत है, ऐसे नहीं है। शिक्षा के कारण यहाँ पर इस वजह से छोड़ा है और परमानेंटली नहीं छोड़ा है। भाई बहन साथ है ना, अगर बहन साथ नहीं होती तो वो बात अलग होती। और अगर गरीब स्थिति है परिवार की तो भाई कोई बात नहीं, भाई हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते। अगर आश्रम में अच्छी व्यवस्था है तो वो अच्छी बात है, रह भी रही है, शिक्षा भी ग्रहण कर लेगी, फिर इसके बाद में ले लेंगे वो। सही बात है ना, ये है।
ठीक, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिए ध्यान देना भाई इस पे। पायल नाग ने हरा दिया है शीतल देवी को, ठीक है ना। और शीतल देवी वो है जो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, अगर वीडियो अगर मिल जाता है ना पायल नाग का। तो आगे चलते हैं। खतरनाक है भाई शीतल नाग, शीतल नाग नहीं, ये पायल नाग, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है ना, जो इनकी जो कला को बाहर निकाला है वो वही है। ये जो कौन है ये कोच, इस कोच का नाम क्या है, कुलदीप नहीं पायल, है ना, कुलदीप है भाई, कुलदीप नहीं। कुलदीप एक तगड़ी हस्ती है जिसने 2 हीरे निकाले हैं चाट का ना, ये पायल नाग है। राम सेतु जल लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, यानी उसका नाम बदल के कर दिया है अब राम सेतु जल लिंक परियोजना। राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बताइए राम जल सेतु लिंक जो परियोजना है वह किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, है ना। पहले ये PKC थी भाई, PKC, यानी P से पार्वती, C से काली सिंध, P से पार्वती, K से काली सिंध, C से चंबल। जब ये नाम धर दिया है राम जल सेतु लिंक परियोजना ना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, PKC थी, उसका नाम बदल के ये कर दिया है राम जल सेतु लिंक परियोजना, ठीक है। किन किन नदियों का वो है ये, पार्वती काली सिंध चंबल। आगे चलते हैं, ठीक। ये है भाई, ये प्रभु है, अपने प्रभु, प्यारे प्रभु, ठीक। जब जो भगवान जी का वो 21 जनवरी को या फिर 22 जनवरी को वो बनाया था ना, उसके आधार पर रखा गया है ये नाम 22 जनवरी को, राम जल सेतु लिंक परियोजना का। परियोजना के लाभ, 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को मिलेगा शुद्ध पेयजल। 17 जिलों की, 17 जिलों की 3.25 करोड़, ठीक है। 25 लाख किसानों की आय बढ़ाने हेतु लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए मिलेगा जल। 25 लाख किसानों की आय बढ़ाने हेतु लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए मिलेगा जल। राज्य के चहुमुखी विकास हेतु उद्योगों को होगा जल उपलब्ध। बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, गंभीर, सावी जैसी नदियों को पुनर्जीवित कर होगा भूजल पुनर्भरण। ये है भाई, ठीक। धौलपुर, है ना, धौलपुर, करौली, भरतपुर, और ये कौन सा है दिख नहीं रहा है ना, सवाई माधोपुर, पारा, झालावाड़, कोटा, ये है कोटा। कोटा के बाद में झालावाड़, कोटा झालावाड़, है ना, कोटा झालावाड़ 12, फिर कोटा झालावाड़ 12, फिर सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर, ये भरतपुर है ना। भरतपुर के बाद में, भरतपुर के बाद में ये कौन सा है यार, दिख नहीं रहा है ना। जब 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को मिलेगा शुद्ध पेयजल, 25 लाख किसानों की आय बढ़ाने हेतु लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए मिलेगा जल। कितने, 25 लाख किसानों की, है ना, 4 लाख हेक्टेयर, 17 जिलों की 3.25। और बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, गंभीर, सावी जैसी नदियों को पुनर्जीवित कर होगा भूजल पुनर्भरण, ठीक है। दोबारा ले लेते हैं। 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को मिलेगा शुद्ध पेयजल, है ना, पेयजल पीने के लिए 17 जिलों की। 25 लाख किसानों की आय बढ़ाने हेतु लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए मिलेगा जल। राज्य के सामूहिक विकास हेतु उद्योगों का होगा जल उपलब्ध, उद्योगों को होगा, है ना, जल उपलब्ध। बनास, मोरेल,
है ना, बनास मोरेल बाणगंगा रूपारेल, बनास मोरेल मोरेल है ना, मोरेल सवाई माधोपुर में है। बनास चंबल की सहायक नदी है। बनास मोरेल बाणगंगा ये बांदी कुई है ना, बांदी कुई जयपुर। बनास मोरेल बाणगंगा रूपारेल पार्वती गंभीर सावी जैसी नदियों को पुनर्जीवित कर होगा भूजल पुनर्भरण। ठीक, काफी विहंगम दृश्य है भाई। आगे चलते हैं, आगे ये तो हो गया यार पूरा, ये हो चुका है भाई। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन आएगा गारंटी से। परियोजना के लाभ है ना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, नाम कर दिया है राम जल सेतु लिंक परियोजना। किन किन राज्यों की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ये पायल नाग है ना, शीतल देवी है ना, उनके ही कोच ने टेंड किया है इनको, गोल्ड मेडल जीता है इनने भाई जयपुर में। धनुधर शीतल देवी तो आप सभी जानते ही होंगे, पेरिस पैरालंपिक में तीर से चलाते हुए देखा होगा। जम्मू कश्मीर की इस तीरंदाज ने पैरालंपिक टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब एक ऐसी तीरंदाज सामने आई जिन्हें इन न दोनों पैर हैं न ही दोनों हाथ। ये युवा धनुर्धर मुँह से तीर चलाती है, इनका नाम है पायल नाग। इसका अलग वीडियो बनाएंगे। योजना का राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी 2015 को। मुखबिर योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं इनाम के तौर पर, 3 लाख। 104 108 PCPNDT 1994 में 10,000 से 1 लाख, 3 से 5 वर्ष तक कारावास। कौन है मुख्य, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, 25 जनवरी को। मुख्य वो कौन है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, श्री नवीन महाजन। मनीष चंद्रा को बनाया मुख्य आयकर आयुक्त। और एक और है रंजीत सिंह। ठीक, इजराइल की तर्ज पर किसानों को मिलेगा 40,000 से 2 लाख तक का अनुदान है ना। 25,000 नंदगढ़ किसके साथ एमओयू हुआ है, वेदांत समूह के साथ। और ये उदयपुर है, यूनेस्को ने उदयपुर को घोषित किया वेटलैंड सिटी, दुनिया में से मात्र 31 शहर। इंदौर भी है ना। और एक टुकड़ा धूप किसका है, डॉक्टर चब्बर का है। ठीक, क्या कौन सा पुरस्कार मिलेगा, साहित्य श्री पुरस्कार मिलेगा 23 फरवरी 2015 को भोपाल के हिंदी भवन में। ये कब हुआ है, ये हुआ है 19 सितंबर 1960 का, सिंधु जल समझौता। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की ओर से थे मोहम्मद अयूब खान। आगे चलते हैं। यूपीएस की अधिसूचना जारी, 50% पेंशन की गारंटी, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।